गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामांकित मूल तत्व विषय के वर्गों में आज हम भाग 2 के चैप्टर नंबर 1 शेयर पूंजी के हिसाब की पढ़ाई शुरू करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर आपको एग्ज़ाम में 10 मार्क्स में पूछा जाने वाला है। दोस्तों, इस चैप्टर से प्रश्न पत्र के विभाग ए में 1 मार्क का वैकल्पिक प्रश्न, विभाग बी में 1 मार्क्स का एक वाक्य में उत्तर और विभाग ई में एक 8 मार्क्स का प्रविष्टि के संदर्भ में एग्जाम्पल पूछा जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये चैप्टर टोटल 10 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। मानी गुणभार की दृष्टि से देखें, अंक की दृष्टि से देखें तो ये चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 8 मार्क्स का प्रविष्टि के संदर्भ के प्रश्न पूछा जाता है, माने रोजनामचा का प्रश्न पूछा जाता है, उसमें 8 से 10 रोजनामचा लिखने पर आपको 8 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस संदर्भ से इस चैप्टर का महत्व या आवश्यकता ज़्यादा है। दोस्तों, इस चैप्टर में टोटल अलग अलग 17 मुद्दों के बारे में थियोरिकल और अंतर्गत एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हम प्रस्तावना से शुरुआत करें तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम से बड़े पैमाने पर व्यवसाय या धंधा करने के लिए एकल व्यापार और साझेदारी पेटी की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर कंपनी स्वरूप अस्तित्व में आया है। दोस्तों, वाणिज्य संचालन विषय में आप व्यवसाय के अलग अलग स्वरूप के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा था कि एकल व्यापार और साझेदारी पीढ़ी जो है उसकी कुछ मर्यादाएं है, खासकर पूंजी की मर्यादा है, और उसके कारण कंपनी स्वरूप अस्तित्व में आया। दोस्तों, आधुनिक युग में वर्तमान समय में धंधा के लिए बड़े पैमाने की पूंजी की आवश्यकता रहती है। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के कारण जो उत्पादन व्यवस्था थी उसमें भारी परिवर्तन हुए और उसके कारण उत्पादन वृद्धि हुई। उत्पादन वृद्धि के कारण व्यापार विस्तृत हुआ और व्यापार विस्तृत होने से पूंजी की आवश्यकता बढ़ी। इसलिए कंपनी अपनी पूंजी अनेक व्यक्तियों के पास से एकत्रित करती है। इस प्रकार संयुक्त हिस्सा वाली कंपनी यह व्यक्तियों का समूह है जिसका उद्देश्य किसी प्रकार का धंधा करके, माने व्यवसाय करके लाभ कमाना है। माने कई व्यक्तियों के समूह से कंपनी का अस्तित्व बनता है और जिसका उद्देश्य व्यापार करके लाभ कमाने का होता है। कंपनी को अपना अलग अस्तित्व कानून द्वारा प्राप्त है। कंपनी की स्थापना, कंपनी का संचालन और कंपनी का विसर्जन भी कानून के अनुसार ही होता है। माने दोस्तों, कंपनी की स्थापना, उसका संचालन और उसके विसर्जन के संदर्भ में कंपनी का कानून बना हुआ है, और जो कंपनी कानून बना हुआ है उसके आधार पर ही कंपनी की स्थापना होगी, उसका संचालन हो सकता है और उसका विसर्जन किया जा सकता है। दोस्तों, भारत में सबसे पहली बार कंपनी के लिए एक अलग कानून 1956 में बना था। मानी भारत में कंपनी कानून 1956 में सबसे पहले बना और लागू हुआ।
जो कंपनी कानून 1956 के रूप में जाना जाता है, वर्तमान समय में दोस्तों सरकार द्वारा माने भारत सरकार द्वारा पुराने कंपनी कानून माने 1956 के कंपनी कानून में आवश्यक परिवर्तन करके अब नया कंपनी कानून 2017 अमल में रखा गया है। माने सरकार द्वारा 1956 का जो कंपनी कानून था उसमें आवश्यक बदलाव करके सन 2013 से नया कंपनी कानून लागू कर दिया गया है। इस पाठ में कंपनी अपनी पूंजी किस प्रकार एकत्र करती है, उससे संबंधित दूसरे अन्य मुद्दों की चर्चा और उसकी कंपनी की बही में हिसाबी असर कंपनी कानून 2013 के अंतर्गत दर्शाई गई है। मानिए इस पाठ में हमें जो भी जानकारी दी गई है दोस्तों कंपनी के संदर्भ में, वो कंपनी कानून 2013 के आधार पर दी गई है। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले कंपनी के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों कंपनी की स्थापना के आधार पर कंपनी के मुख्य दो प्रकार हैं। पहला, कानून द्वारा स्थापित कंपनी या कॉरपोरेशन, जिसे निगम के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा पारित विशिष्ट कानून के अंतर्गत पंजीकृत या स्थापित कंपनी या कॉरपोरेशन, माने विशिष्ट कानून केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विशिष्ट कानून से जिनका अस्तित्व उपस्थित हुआ हो, माने उसकी स्थापना हुई हो या पंजीकरण हुआ हो, ऐसी कंपनियां कॉरपोरेशन, जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से हमें जिसे जानते हैं और संक्षिप्त में LIC के नाम से दोस्तों जानते हैं। दूसरा, दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तीसरा, गुजरात राज्य वित्त निगम। चौथा, गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड वगैरह। माने ये सरकार द्वारा स्थापित, माने कानून द्वारा स्थापित, विशिष्ट कानून से स्थापित कंपनी या कॉरपोरेशन है। दोस्तों दूसरा, पंजीकृत कंपनी। कंपनी कानून के अनुसार स्थापित या पंजीकृत कंपनियां अधिकांश कंपनियों की स्थापना इसी प्रकार से होती है। माने कंपनी कानून जो 2013 लागू हुआ है, उस कानून के आधार पर जो कंपनी स्थापित की जाए, ऐसी कंपनियों को पंजीकृत कंपनियां कही जाएगी। दोस्तों भारतीय कंपनी कानून 2013 के अनुसार जो कंपनियां पंजीकृत है उनके मुख्य दो प्रकार है, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। मानी कंपनी कानून 2013 के आधार पर पंजीकृत कंपनियों के दो प्रकार होंगे, निजी और सार्वजनिक कंपनी। तो अब दो अर्थ और देखेंगे। निजी कंपनी, कंपनी की जो अपने नियमन पत्र द्वारा पहला, सदस्य के शेयर परिवर्तन करने के अधिकार पर नियंत्रण रखे। दूसरा, सदस्यों की संख्या 200 से अधिक नहीं, इस प्रकार का नियंत्रण रखे। तीसरा, अपने शेयर या डिबेंचर खरीदने के लिए सार्वजनिक जनता को आमंत्रण देने पर प्रतिबंध रखे। और चौथा, कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए।
माने जिस कंपनी के नियमन पत्र में ऐसे 4 प्रावधान हो, ऐसी कंपनियों को निजी कंपनी कहा जाएगा। दोस्तों, निजी कंपनियों के अंत में माने उसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा जाता है, जैसे कि पंचशिला कॉटन प्राइवेट लिमिटेड, एपेक्स हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड वगैरह। माने दोस्तों, कई बार आपने कई जगह किसी कंपनी के बोर्ड, कंपनी के नाम के पीछे P.Ltd ऐसा शब्द लिखा होगा, जिसका मतलब होगा प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, नए कंपनी कानून के अनुसार एक व्यक्ति के द्वारा भी कंपनी की स्थापना की जा सकती है। एक ही व्यक्ति द्वारा कंपनी शुरू की जा सकती है। आवश्यक कानूनी प्रावधानों के अनुसार कोई एक ही व्यक्ति कंपनी का सदस्य बनकर एक व्यक्ति की कंपनी बना सकता है, जो निजी कंपनी का ही एक भाग है। माने सन 2013 में जो कानून लागू हुआ, उस कानून के आधार पर एक ही व्यक्ति कंपनी की स्थापना कर सकता है। सार्वजनिक कंपनी। दोस्तों, जो कंपनी निजी कंपनी नहीं है, इस कंपनी को सार्वजनिक कंपनी कहा जाता है। सार्वजनिक कंपनी में दोस्तों कम से कम 7 सदस्य होंगे, और सार्वजनिक कंपनी में दोस्तों अधिक से अधिक सदस्य के लिए कोई मर्यादा नहीं है, जबकि निजी कंपनी में मर्यादा थी कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 200। सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में केवल लिमिटेड शब्द दोस्तों लिखा जाता है, जैसे कि कर्णावती टेक्सटाइल लिमिटेड, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड वगैरह। माने सार्वजनिक कंपनी दोस्तों जिसमें संख्या के संदर्भ में कोई भी मर्यादा नहीं है। दोस्तों, सदस्यों की जिम्मेदारी के आधार पर कंपनी के 3 प्रकार है। मानी कंपनी के जो सदस्य है उसके जिम्मेदारी के आधार पर भी कंपनी के 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला, शेयर से मर्यादित कंपनी। शेयर से मर्यादित कंपनी, जिसमें कंपनी के सदस्यों की अर्थात कि शेयर धारक की जिम्मेदारी उन्होंने खरीदे कंपनी के शेयर की दार्शनिक कीमत जितनी ही मर्यादित होती है। मानी सदस्यों की जिम्मेदारी, उसने जो शेयर खरीदे हैं उस पर जो कीमत दर्शाई गई है उस कीमत जितनी ही हो, तो ऐसी कंपनी को शेयर से मर्यादित कंपनी कहा जाएगा। और ख़ासकर सभी कंपनियां इस विभाग में माने शेयर से मर्यादित कंपनी के विभाग में आती है। दूसरा, गारंटी से मर्यादित कंपनी। कंपनी के विसर्जन के समय सदस्यों ने दी गारंटी से मर्यादित रहती है। माने सदस्यों ने जितनी गारंटी दी है उससे जो कंपनी मर्यादित हो उसे गारंटी से मर्यादित कंपनी कहा जाएगा। सामान्य रूप से गारंटी से मर्यादित कंपनी लाभ के उद्देश्य के लिए नहीं, परंतु कला, विज्ञान, सामाजिक कल्याण, खेलकूद, सांस्कृतिक जैसी विविध प्रवृत्तियों की उन्नति या प्रसार या उसके विकास के लिए शुरू की जाए। तो ज़्यादातर कला, विज्ञान, समाज या खेलकूद या संस्कृति के विकास के संदर्भ में गारंटी से मर्यादित कंपनी शुरू की जाती है, जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI, जो भारत में क्रिकेट की प्रवृत्ति के लिए, उसकी उन्नति और प्रसार के लिए जो काम करती है वो संस्था है। तीसरा,
जिम्मेदारी से मर्यादित कंपनी। इस प्रकार की कंपनी में सदस्यों की जिम्मेदारी अमर्यादित रहती है। दोस्तों, जिम्मेदारी से अमर्यादित मानी सदस्यों की जिम्मेदारी अमर्यादित हो ऐसी कंपनी, तो ऐसी स्थिति में तो दोस्तों, यदि हानि करने वाली कंपनी अपना दायित्व चुकाने के लिए उसकी संपत्ति पर्याप्त न हो अथवा कंपनी के लेनदारों को संपूर्णतः भुगतान न हो सके, तो ऐसी स्थिति में आवश्यक रकम सदस्यों को देना होगा, आवश्यक हिस्सा। मानी अगर कंपनी घाटा करे और वो घाटा पूरा करने के लिए कंपनी की संपत्ति अपर्याप्त हो, तो ऐसी स्थिति में आवश्यक रकम सदस्यों को देनी होगी। वर्तमान समय में कंपनी कानून में इस प्रकार का कंपनी प्रावधान होने के बावजूद भी कंपनी के सदस्यों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी उपस्थित होने के कारण भारत में ऐसी कोई कंपनी देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, हमने ऊपर जो कंपनी के प्रकार देखे वो निम्नानुसार कोष्ठक के रूप में दर्शाए जा सकते हैं, जिसमें मुख्य 2 प्रकार है, स्थापना के आधार पर और दूसरा पंजीयन माने पंजीकरण के आधार पर। पंजीयन के आधार पर में एक प्रकार बनेगा सदस्यों के दायित्व के आधार पर, और सदस्य के दायित्व के आधार पर 3 दूसरे भाग बनेंगे, शेयर से मर्यादित कंपनी, गारंटी से मर्यादित कंपनी और जिम्मेदारी से अमर्यादित कंपनी। दोस्तों, शेयर से मर्यादित कंपनी में भी 3 भाग बनेंगे। पहला भाग सार्वजनिक कंपनी, दूसरा भाग निजी कंपनी और तीसरा भाग एक व्यक्ति की कंपनी। इस प्रकार कंपनी के वर्गीकरण को निम्नानुसार भी दर्शाया जा सकता है। दोस्तों, अब दोस्तों आगे हम शेयर और शेयर पूंजी के अर्थ, स्वरूप और उसके प्रकार के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, कंपनी की पूंजी को शेयर पूंजी कहते हैं, माने कंपनी की जो भी पूंजी है उसे शेयर पूंजी कहा जाएगा। माने एक अर्थ हुआ शेयर का, पूंजी का, कंपनी की पूंजी को शेयर पूंजी कहा जाएगा। अब दोस्तों, कंपनी की ऐसी शेयर पूंजी जिसे परिवर्तित कर सके ऐसे छोटे छोटे स्वरूप में विभाजित की जाए, तो ऐसे प्रत्येक विभाजित इकाई को शेयर कहेंगे। मानी कंपनी की पूंजी को शेयर पूंजी कहा जाएगा, और कंपनी की शेयर पूंजी को परिवर्तित किया जा सके ऐसे छोटे छोटे स्वरूप में विभाजित किया जाए तो हर एक विभाग शेयर कहा जाएगा। दोस्तों, कंपनी अपनी पूंजी उपस्थित करने के लिए कानून की आवश्यकता के अनुसार विज्ञापन नियमित करते हैं, और विज्ञापन नियमित करके लोगों को अपने शेयर खरीदने के लिए आमंत्रण देती है। माने कंपनी कानून जो है वो कंपनी कानून के आधार पर अपने शेयर जो है उसके लिए विज्ञापन पत्र निर्गमित करेंगे और आम जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रण देंगे। जो लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं उन्हें कंपनी के सदस्य अर्थात शेयर धारक कहते हैं। मानी जिन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदे वो लोग कंपनी के सदस्य बनेंगे। जब तक शेयर की मालिकी सदस्य के पास रहेगी तब तक वह कंपनी का शेयर धारक या सह मालिक गिना जाएगा। मानी जब तक
शेयर धारक के पास शेयर है, उसका मालिकी हक है, तब तक वो कंपनी का सहमालिक है। शेयर धारक के लिए उन्होंने खरीदे या धारण किए शेयर, किसी कंपनी के शेयर, उस कंपनी में उसकी मालिकी का प्रमाण पत्र, माने जिस कंपनी के शेयर धारक ने खरीदे हैं वो उसका मालिकी हक का प्रमाण है। प्रत्येक शेयर को एक नंबर दिया जाता है। शेयर यह स्थानांतरित और परिवर्तित कर सके ऐसी संपत्ति है। दोस्तों, विकल्प में भी ये प्रश्न आपको किया जा सकता है कि शेयर कैसी संपत्ति है, तो कि स्थानांतरित और परिवर्तित कर सके ऐसी संपत्ति है। कंपनी कानून के अनुसार 2 प्रकार के शेयर कंपनी निर्गमित कर सकती है। मानी कंपनी कानून 2013 के अनुसार कंपनी 2 प्रकार के शेयर निर्गमित कर सकती है। पहला प्रकार है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी शेयर। तो दोस्तों, ये 2 प्रकार के शेयर कंपनी द्वारा निर्गमित किए जा सकते हैं। अब दोस्तों, ये दोनों प्रकार के शेयर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला प्रकार प्रेफरेंस शेयर। दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर अर्थात ऐसे शेयर कि जिन शेयरों को धारण करने वाला सदस्य कंपनी के अस्तित्व, मानी कंपनी जहाँ तक कार्यरत है तब तक इक्विटी शेयर धारक पर डिविडेंड चुकाने से पहले, माने इक्विटी शेयर धारक को डिविडेंड चुकाने से पहले निश्चित किए हुए दर से डिविडेंड प्राप्त करने का हकदार हो। माने इसका मतलब हुआ कि प्रेफरेंस शेयर धारक को इक्विटी शेयर धारक से पहले डिविडेंड प्राप्त करने का हक है तथा कंपनी के विसर्जन के समय, माने जब कंपनी बंद हो तो ऐसी स्थिति में भी पूंजी वापस प्राप्त करने के लिए इक्विटी शेयर धारक से पहले प्रथम अधिकार रखता है। माने प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर से, माने प्रेफरेंस शेयर धारक इक्विटी शेयर धारक से पहले डिविडेंड प्राप्त करने का और अपनी पूंजी वापस पाने का हक रखता है। दोस्तों, ऐसे प्रेफरेंस शेयर के प्रकार निम्नलिखित है। प्रेफरेंस शेयर का पहला प्रकार दोस्तों क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, माने संचयी और असंचयी प्रेफरेंस शेयर। दोस्तों, संचय माने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अर्थात ऐसा प्रेफरेंस शेयर कि जब कंपनी को जिस वर्ष में लाभ न हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में प्रेफरेंस शेयर धारक का जो डिविडेंड है वो कंपनी चुका नहीं सकेगी और ऐसा डिविडेंड एकत्र होगा। तो ऐसा एकत्र हुआ डिविडेंड भविष्य में जब कंपनी को पर्याप्त लाभ हो जिस वर्ष में, उस वर्ष का डिविडेंड चुकाने के बाद ऐसा एकत्र डिविडेंड भी चुकाया जाए या एकत्र डिविडेंड लाभ प्राप्त करने का हक जो प्रेफरेंस शेयर धारक रखेगा, ऐसे शेयर को संचय या क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहा जाएगा। जबकि जिस प्रेफरेंस शेयर में ऐसा डिविडेंड एकत्र नहीं होता है या एकत्र डिविडेंड नहीं चुकाया जाता है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर को नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहा जाएगा। दोस्तों, उसके बाद का प्रकार देखें तो रिडीमेबल और इरेडीमेबल, माने वापस कर सके ऐसे जिसे प्रतिदेय प्रेफरेंस शेयर भी कहा जाता है, और दूसरा इरिडीमेबल
अर्थात वापस न कर सके, माने अप्रतिदेय प्रेफरेंस शेयर। तो दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर धारण करने वाले शेयर धारक को यदि प्रेफरेंस शेयर की रकम निश्चित किए समय के बाद या नोटिस देने के बाद वापस की जाए तो उसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहा जाएगा। मानी जो प्रेफरेंस शेयर कंपनी निश्चित अवधि के बाद या नोटिस देकर जो रकम वापस कर सके, ऐसे प्रेफरेंस शेयर को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहा जाएगा। और विसर्जन के समय ही जो प्रेफरेंस शेयर वापस किए जाए, माने प्रेफरेंस शेयर की रकम वापस की जाए, ऐसे प्रेफरेंस शेयर को इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहा जाएगा। दोस्तों, कंपनी कानून 2013 के अमल के बाद शेयर से मर्यादित कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर निर्गमित नहीं कर सकती है। अब दोस्तों, आगे का तीसरा प्रकार, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, माने अतिरिक्त डिविडेंड में हिस्सा और अतिरिक्त डिविडेंड में हिस्सा नहीं, उस प्रकार के प्रेफरेंस शेयर। तो दोस्तों, जिस प्रेफरेंस शेयर धारक लाभ में से अपना निश्चित डिविडेंड प्राप्त कर ले और बाद में इक्विटी शेयर धारक को डिविडेंड चुका दिया जाए और बचे हुए लाभ में भी कुछ शर्तों के आधार पर अधिक डिविडेंड प्राप्त करने का या अतिरिक्त डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकारी हो, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहा जाएगा। उसी तरह दोस्तों, कंपनी के विसर्जन के समय प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर धारक को उनकी पूंजी की रकम चुकाने के बाद यदि कोई रकम बचे या बढ़े तो भी प्रमाणसर रकम प्राप्त करने का हकदार है। दोस्तों, माने अधिक डिविडेंड प्राप्त करने का और कंपनी के विसर्जन के वक्त बची हुई रकम में से अधिक रकम प्राप्त करने का जो प्रेफरेंस शेयर धारक हक रखता है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहा जाएगा। दोस्तों, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के प्रेफरेंस शेयर धारक को केवल निश्चित हुए दर से ही डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार है और उन्हें अतिरिक्त लाभ में और पूंजी में अधिकार नहीं है। चौथा प्रकार, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल, माने परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। दोस्तों, शेयर निर्गमित करते समय निश्चित की हुई शर्तों के अनुसार, मानी शेयर निर्गमित करते हुए समय अगर शर्त हो तो उस शर्त के आधार पर निश्चित समयावधि के बाद संपूर्ण या अंशतः इक्विटी शेयर में परिवर्तन कर सके, ऐसे प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्टिबल प्रेफरेंस, मानी शर्त के आधार पर प्रेफरेंस शेयर का पूर्ण रूप से या अंशतः भाग इक्विटी में परिवर्तन किया जा सके तो उसे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसे प्रेफरेंस शेयर का इक्विटी में रूपांतर न हो सके तो उसे नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कहा जाएगा। और ज़्यादातर दोस्तों प्रेफरेंस शेयर नॉन कन्वर्टिबल ही होते हैं।